हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे वाक्यों की बात करने वाले हैं जो अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ बच्चे अक्सर ऐसा वाक्य बोलते और उनका कन्फ्यूज़न होता है, सर ये कौन सा टेंस है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे बाज़ार जाना था, तुम्हें आना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा वाक्य अक्सर हम लोग घर में भी सुनते हैं, है ना। मम्मी लोग बोलती है तुम्हें आज झाड़ू लगाना पड़ेगा, है ना, बर्तन मांजना होगा, टीवी नहीं देखना है ना, बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश क्या होगा। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जहाँ पर स्पीकिंग में बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम जो है ये इन्फिनेटिव का टॉपिक है। इसको हम लोग सिंपली 2+V1 का टॉपिक बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो 2+V1 से होते हैं और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 2+V1, अब 2+ जो V1 है इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस हमको मिलेगा उसको बनाए कैसे, ये सवाल होता है बच्चों का। तो चलो पहले हम लोग सेंटेंस प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक प्रेजेंट का सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट का, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। अब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो निश्चित तौर पर मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ये प्रेजेंट के रूल से ट्रांसलेट होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको समझना है कि जब भी ऐसा वाक्य आपको अलग तरीके से मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को अगर कोई ऐसे पूछे कि मुझे अंग्रेजी बोलना है का इंग्लिश बताओ, मुझे अंग्रेजी बोलना है का इंग्लिश बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों को। दोनों अलग सेंटेंस नहीं है। यहाँ आपको समझना क्या है कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यहाँ एक फोर्स है, एक दबाव को दिखाता है, जबकि मुझे अंग्रेजी बोलना है ये एक नीड होता है, एक ज़रूरत होता है। माइंड में बैठा लेना कि हर फोर्स में नीड होता है। जितना भी फोर्स होता है उसमें कहीं ना कहीं नीड का भाव होता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें ठंड में नहाना पड़ता है, मजबूरी है ना, फोर्स है, लेकिन नहाएंगे नहीं तो समझ रहे हो बीमारी का घर बन जाएंगे हम लोग। तो हर फोर्स अपने आप में क्या है, नीड है, नहाना भी क्या एक ज़रूरत है। तो माइंड में बैठा लेना है कि फोर्स जो है वो नीड का, समझ लो कुंभ का मेला का जुड़वा भाई है। जहाँ फोर्स है वहीं नीड का सेंस होता है, जहाँ दबाव है समझ लो ज़रूरत वहीं है। तो ये दोनों का दोनों वाक्य का ट्रांसलेशन एक ही रूल से होने वाला है, चाहे मुझे अंग्रेजी बोलना है या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अगर सेंटेंस पहला वाला भी हो तो वही रूल से ट्रांसलेट होगा जो दूसरा वाला रूल है। तो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है या मुझे अंग्रेजी बोलना है, दोनों का रूल सेम होगा। सीता को चाय बनाना पड़ता है या सीता को चाय बनाना है, सेम स्ट्रक्चर। मुझे तुमसे बात करना है या मुझे तुमसे बात करना पड़ता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे ये प्रेजेंट से प्रभावित है। तो प्रेजेंट का वर्ब तो आप लोग को पता ही होगा V1 और V5 होता है। प्रेजेंट का वर्ब क्या होता है, V1 और V5 होता है। निश्चित तौर पर प्रेजेंट का वर्ब V1 और V5 होता है। यहाँ पर दबाव डालना, यहाँ पर सेंटेंस में दबाव का सेंस है। तो बच्चों को ये जान के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी में जो हैव है उसका मतलब अनगिनत यूज़ है। हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, हैव प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए मैंने पिछले क्लास में वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर हैव जो है वो एक प्रिंसिपल का काम करने वाला है। प्रिंसिपल दबाव डालना, है ना, दबाव डालना या ज़रूरत होना का हम लोग इंग्लिश क्या लिखते हैं, हैव लेते हैं। हैव जिसका V2 हैड होता है, वर्ब 3 भी हैड होता है, V फॉर हैविंग, और वर्ब 5 क्या होता है, हैज होता है। इस हैव को कृपया आप लोग हेल्पिंग वर्ब ना माने, क्योंकि वो हैव हेल्पिंग वर्ब कहलाता है जिसके बगल में V3 आता है। लाइक आई हैव गॉन, आई हैव प्लेड, आई हैव स्पोकन। तो जो हैव अपने बगल में V3 लेता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ का हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपको समझ लेना है। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो आप लोग पीछे का जो वीडियो मैंने बनाया उसको आप लोग देख सकते हो कि हर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। वही हैव हेल्पिंग वर्ब होता है जिसके बगल में क्या आता है, V3 आता है। यहाँ हैव जो है वो बाउंडेशन का सेंस है,
मजबूरी का सेंस है, कंपल्सन का सेंस है, दबाव का सेंस है, इसलिए आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानोगे, इसको प्रिंसिपल मानोगे, ठीक है। और जहां तक प्रिंसिपल की बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक हो जाए तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। क्यों टू का प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ब होता है वो क्या लेकर आता है? ना लेकर आता है। जैसे मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, तो पहला वर्ब तो चाहना है, एंड चाहने के बाद क्या करना है? जानना है। तो मैं जानना चाहता हूं, चूंकि वाक्य में एक से अधिक वर्ब है तो ना आया, और जब भी ना आएगा तो उस ना का इंग्लिश क्या हो जाता है? टू हो जाता है। यानी आपको समझना क्या है, टू का प्रयोग कब होता है? टू का प्रयोग टाइम पास में नहीं होता है, टू का प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस में प्रिंसिपल की संख्या एक से ज्यादा हो, है ना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि आई ट्राई टू स्पीक, आई ट्राई टू स्पीक, मैं बोलने का प्रयास करता हूं, तो यहां पर वर्ब दो है, ट्राई और स्पीक, इसलिए मैंने बीच में क्या लगा दिया? टू लगा दिया। तो जो वर्ब जो है एक से अधिक होने पर जो हम लोग टू लगाएं उसको हम लोग इन्फिनेटिव या टू प्लस वी1 बोलते हैं। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हर टू इन्फिनेटिव हो सकता है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, वही टू इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब के लिए आता है। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे आई गो टू पटना, टू भी इन्फिनेटिव है। आई गो टू पटना, यहाँ टू जो है बच्चे वो प्रेपोजिशन है। समझ में आ रहा? अब बोलो सर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, टू प्रेपोजिशन है कि इन्फिनेटिव है? एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर टू किसी वर्ब के लिए आए तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, और अगर टू किसी प्लेस के लिए आए तो उसको प्रेपोजिशन बोलेंगे। क्योंकि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन। किसके पहले? पोजीशन के पहले। प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन के पहले पटना क्या है? पोजीशन है, प्लेस है। तो जो प्लेस के पहले टू आएगा वो प्रेपोजिशन हो जाएगा, और जो वर्ब के पहले टू आएगा वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब फिर से बताओ, मैंने अगर बोला आई ट्राई टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, है ना, आई बिगिन टू स्पीक, भाई जो टू स्पीक के लिए आ रहा है वो इन्फिनेटिव है। लेकिन आई गो टू स्कूल, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू पटना, यहाँ दिल्ली स्कूल पटना क्या है बताओ? प्लेस है। तो जो पटना प्लेस, हाँ, यानी प्लेस के लिए, दिल्ली के लिए, मतलब जो प्लेस के लिए सिंपली समझ लो वो प्रेपोजिशन है, चाहे वो पटना हो या दिल्ली हो या स्कूल हो। जो प्लेस के पहले टू आए वो प्रेपोजिशन है, और जो वर्ब के पहले टू आए वो इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग कब होता है? जब वर्ब के साथ क्या आ जाए? ना आ जाए। अब बताओ कि दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है? बताओ, मैंने भी बताया दबाव डालने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। तो मैंने हैव को V1 के रूप में यहाँ लिख लिया, और हैव का वर्ब 5 लेना है मुझे, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैज भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ हैव के साथ क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। अब सवाल है कि ना का इंग्लिश मैंने अभी तुरंत बताया, वाक्य में अगर वर्ब एक से अधिक होता है तो हम लोग ना देखते, और ना के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहाँ आपको क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा, और टू के बाद क्या आता है बच्चे? V1 आता है। तो यहाँ आपको V1 ले लेना होगा। आगे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, पीछे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आई सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां तक हैव हैज की बात है, मैंने बताया था कि अंग्रेजी में कमजोर व्यक्ति कौन होता है? ही, सी, इट नाउन। तो आपको ही, सी, इट नाउन के साथ हैज लगाना है, और आई, वी, यू दे के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। याद रखना है, हैव कहाँ लगता है? आई, वी, यू दे के साथ, और हैज कहाँ लगता है? ही, सी, इट नाउन के साथ। चलो वाक्य बना के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ बताओ क्या लगाना है? हैव लगाना है, हैव लगा दो। अगर यहाँ आई के जगह ही होता, सी होता, तो हम लोग को हैज लगाना पड़ता। ही, सी, इट नाउन के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। आई, वी, यू दे के साथ हैव लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? टू। आई हैव टू, है ना। आई हैव टू बोलना क्या हो जाएगा? स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताओ? इंग्लिश। तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना है, कभी इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, कभी क्या हो जाएगा? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस पढ़ता में हो या ना में हो, आपको ट्रांसलेशन उसी सेंस में करना है। रूल एकदम आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, इस हैव को आपको हेल्पिंग नहीं मानना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये हैव जो है अपने बगल में V3 नहीं ले रहा, टू प्लस V1 ले रहा, और यहाँ जो है वो प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है, इसलिए आप इसको हेल्पिंग ना समझें। और ऐसा वाक्य अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर बच्चों को इंग्लिश सीखना है तो ऐसे वाक्यों को प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो फिर से मैंने दो वाक्य बोला, दोनों इसी से निकल गया। अगर बच्चों को अंग्रेजी सीखना है तो उन्हें ऐसे वाक्यों को प्रैक्टिस करना होगा। ये भी क्या था? फ्यूचर का बाउंडेशन था, फ्यूचर का टू प्लस V1 वाला सेंटेंस था। तो ऐसे वाक्य को आप घर में प्रैक्टिस करें। मुझे जीना है, आई हैव टू लिव। मुझे तुमसे बात करना है, आई हैव टू टॉक टू यू।
मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। देखो दो बार टू आया, एक दिल्ली के लिए टू जो है वो प्रपोजिशन है और जाने के लिए टू जो है वो इन्फिनेटिव है। तो ऐसे वाक्य को आप घर में जम के प्रैक्टिस करें। मुझे नौकरी लेना है, मुझे हंसना है, मुझे रोना है, मुझे मिलना है, मुझे नहीं मिलना है, मुझे सब्जी बनाना है, मुझे सब्जी नहीं खाना है। ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हो। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने फिर से इस टॉपिक को बताया, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको अगर डाउट है तो ध्यान रखना। हैज जो है वो बना है किसके लिए? ही, सी, इट और नाउन के लिए। और हैव की बात कर लो तो हैव लगेगा आई, वी, यू, दे के लिए। तो V1 यानी हैव, आई, वी, यू, दे के लिए, और वर्ब 5 यानी हैज, ही, सी, इट, नाउन के लिए। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे अंग्रेजी सीखना है, इसको क्या बोलोगे? बताओ, मुझे अंग्रेजी सीखना है, क्या बोलोगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वाक्य आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, ये रूल आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसका पास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपके स्पोकन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।